Hello everyone, welcome to the class 10 and lecture 9 and the chapter is life process. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रांसपोर्टेशन के तो इस वीडियो के आई बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उनको प्रीवियस वीडियोस शो हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन. तो फ्लोएम मीन्स लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि फ्लोएम क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है जो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से? लीव्स में से. और कहीं भी वो रूट्स की तरफ भी आ सकता है, वो स्टेम में ऊपर की तरफ भी जा सकता है. तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की डायरेक्शन है दैट इज बाई डायरेक्शनल. वो नीचे भी आ सकता है लीव्स से, वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है. तो आज इसी के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे. द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड यानी कि क्या बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से? शुगर. और कौन सी बनता तो ग्लूकोज है लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में. तो इट मींस जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या होती है? सुक्रोज होती है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट इज सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. स्टेम में भी जा सकती है, रूट्स में भी जा सकती है. इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. यहाँ पर हम फूड का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है. एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरह दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, और ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो एनर्जी की ज़रूरत कहाँ से उसको मिलती है और कैसे पड़ती है. तो फिलहाल इतना जानना काफ़ी है कि फ्लोएम में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में से, कौन सा? सुक्रोज, अदर पार्ट्स में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फूड के ट्रांसपोर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है इतना? अब जो फ्लोएम है उसके भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. जैसे जाइलम के एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से थे? जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है, जिसमें से मेन जो थे, जो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करते थे जाइलम में, वो कौन से थे? जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स. तो यहाँ पर भी हम अब फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं उनका क्या नाम है? नंबर 1 इज सीव ट्यूब्स. ठीक है, सीव ट्यूब्स. तो जो अभी सीव ट्यूब्स हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं और ये किससे बनी होती हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट्स. सीव एलिमेंट्स एक तरह से लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें साइटोप्लाज्म होता है, प्लस ऑर्गेनालिज होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, नाम मात्र. अगर होती भी हैं तो वो कौन सी होती हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होती है. ठीक है, तो ये सीव ट्यूब जो बने हुए हैं वो सीव एलिमेंट से बने हुए हैं. वो किस तरह के सेल्स हैं? लॉन्ग सेल हैं, नैरो सेल हैं, बहुत ही पतले हैं और जिनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनालिज भी कम है. और कौन सी है? जैसे कि प्लास्टिड ऑर्गेनालिज प्रेजेंट है. ठीक है, प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट है. देन सीव ट्यूब्स के साथ ही बिल्कुल साथ में अटैच होते हैं कौन से? कंपेनियन सेल्स. सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज कंपेनियन सेल्स. ये सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साथ में ही अटैच होते हैं. ठीक है, जितने भी सीव ट्यूब्स की एक्टिविटीज हैं मेटाबॉलिक, जो भी सीव ट्यूब्स फंक्शनिंग करेगा वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसकी हेल्प से पूरी होती हैं? कंपेनियन सेल्स की हेल्प से पूरी होती हैं. क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनालिज भी बहुत कम होती हैं, इसलिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सीव ट्यूब्स की वो कौन पूरी करता है? वो कंपेनियन सेल्स पूरी करते हैं. इसलिए हर एक सीव ट्यूब में साथ में क्या होते हैं? कंपेनियन सेल होते हैं. ये हम डायग्राम से समझेंगे, इसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगी, आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स में क्या होता है? कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, फिक्स्ड होता है, बीच में बहुत बड़ा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और सबसे ज्यादा ऑर्गेनालिज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी ऑर्गेनालिज? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो. माइटोकॉन्ड्रिया और ER और भी बहुत सारी ऑर्गेनालिज हैं जो इस कंपेनियन सेल्स में मिलेंगी. ठीक है, तो इसका मतलब सीव ट्यूब्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन पूरी करता है? वो कंपेनियन सेल्स पूरी करते हैं. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसके बारे में ताकि हमें पता चल पाए कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इसलिए इनके एलिमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है.
तो ये दो एलिमेंट्स हो गए। थर्ड है जो एलिमेंट है इसका फ्लोएम का होता है, ये मैं एक बार रब कर देती हूँ। तो थर्ड एलिमेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। थर्ड एलिमेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? फूड को स्टोर करके रखता है, इसका यही फंक्शन है। और फोर्थ एलिमेंट है फ्लोएम फाइबर्स, जो प्लांट बॉडी को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं डेड। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं दैट आर डेड। अब इसके अंदर जो लिविंग है वो कौन कौन से हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग हैं, और सीव ट्यूब्स के जो सेल्स हैं वो भी क्या है? लिविंग हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके सेल्स डेड होते हैं, दैट आर फ्लोएम फाइबर्स, जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करते हैं, और जो मेन हमने पढ़ने हैं जो कंडक्शन करवाते हैं फूड की, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इनके बारे में अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये वर्बल समझा है, अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। इतने में आप ये नोट कर लीजिए, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? सीव ट्यूब है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये जो सीव ट्यूब है इसके अंदर क्या है? ये जो सीव ट्यूब बनी हुई है ना, छोटे छोटे सीव एलिमेंट से बनी हुई है, जो लॉन्ग और क्या होते हैं? नैरो होते हैं। यानी कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? सीव एलिमेंट से बना हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी सीव ट्यूब्स होती हैं, लीव्स में होती हैं, रूट्स में होती हैं, स्टेम में होती हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इट मींस ये जो सीव ट्यूब है ये किससे बनी हुई है? एलिमेंट से, सीव एलिमेंट से, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। और उन एलिमेंट्स में क्या है? साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है? साइटोप्लाज्म ही है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और अब जो इसकी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओनली सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हर एक सीव ट्यूब के साथ क्या होता है? एक कंपेनियन सेल अटैच होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? एक कंपेनियन सेल है जो इस सीव ट्यूब के साथ अटैच है, ठीक है। अब इस कंपेनियन सेल में क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, प्लस इसमें क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है जो इंटर में है। तो इस तरीके से ये कंपेनियन सेल होते हैं, किसके साथ? सीव ट्यूब के साथ। हर एक सीव ट्यूब के साथ ऐसे ही इसी शेप में ही कंपेनियन सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो इनकी एंड वॉल्स हैं, जो सीव ट्यूब की एंड वॉल्स हैं, ये एंड वॉल है, इधर से ये भी एंड वॉल है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये एलिमेंट जो सीव एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं जैसे एक प्लेट बना रखी हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं सीव प्लेट। किस तरह की है ये? सीव प्लेट, ठीक है। यहाँ नीचे भी होते हैं, ऊपर की तरफ भी। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सीव प्लेट फॉर्म्ड फ्रॉम एंड वॉल्स। तो जो सीव ट्यूब्स के एंड वॉल्स होते हैं वहां पे एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और इनके बीच में क्या होते हैं? पोर्स। ये देखिए जो स्पेस है यहाँ पे क्या है? पोर्स हैं। और इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं? हम सीव प्लेट बोलते हैं। ये भी सीव प्लेट है, ये भी सीव प्लेट है। अब ये पोर्स क्यों है इनके बीच में? अभी मैंने बताया कि जो ये सीव ट्यूब्स हैं, ये एक ट्यूब है, ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स होंगी जो कनेक्ट होंगी आपस में। तो जो भी कंडक्शन है फूड का वो इनमें से होके जाए, ठीक है। इनके अंदर से, यहाँ जो पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर से होके जाएगा, एक सीव ट्यूब से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब अलोंग विद कंपेनियन सेल, ठीक है। हर एक पार्ट में, चाहे वो लीव्स हो, रूट्स हो, स्टेम्स हो, उसमें इसी तरह के सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स मिलेंगे। अब मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, ये पढ़ेंगे हम। जो लीव्स हैं, लीव्स में जो सुक्रोज, ग्लूकोज बनता है लेकिन ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में। तो लीव्स में जो सुक्रोज है वो कैसे कंडक्ट होगा? इनके थ्रू। तो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सुक्रोज बना वो कहाँ पर लोड होना शुरू हो जाएगा? इस सीव ट्यूब के अंदर लोडिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है लोडिंग। तो जो लोडिंग होती है उसमें क्या जरूरत होती है? एनर्जी की। कभी भी शुगर की लोडिंग यानी कि सुक्रोज की जो लोडिंग होती है सीव ट्यूब्स में, वो किसके थ्रू?
एनर्जी, एनर्जी की पूरी यूटिलाइजेशन होती है, एटीपी वहां पर लगते हैं। अब सोचने की बात ये है कि ये जो एनर्जी यूटिलाइज हुई यानी कि जो ये एटीपी आए वो कहाँ से आए, क्योंकि सोर्स के अंदर लोडिंग हो गई। जैसे ही लोडिंग हुई तो अब क्या चीज होगी, लोडिंग होने के बाद क्या होगा, जो सुक्रोज है वो क्या हो जाएगी, सीड ट्यूब्स में ज्यादा होने लग जाएगी, और जो वहां पर उसके सीड ट्यूब्स में जो पानी है यानी कि उसके सेल्स में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लेस वाटर पोटेंशियल। और सुक्रोज को बोलेंगे हम सोल्यूट। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे सोल्यूट। ठीक है, तो सुक्रोज इज सोल्यूट एंड वाटर का जो हम बोलेंगे दैट इज वाटर पोटेंशियल। तो जो सुक्रोज है वो तो ज्यादा हो जाएगी और जो पानी है वो कम हो जाएगा। तो अब ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाएगी, ऑस्मोसिस। ये आपने पढ़ा हुआ है कि कभी भी किसी भी लिविंग बॉडी में अगर किसी भी सेल के अंदर पानी की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से पानी कहाँ आ जाता है, लो कंसंट्रेशन वाले जगह पे आ जाता है। कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। ये प्रीवियस आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसी टाइम जैसे ही ये सुक्रोज ज्यादा हो जाएगा और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा सोर्स यानी कि सीड ट्यूब्स में, लीफ के अंदर, तो उसी टाइम जाइलम वेसल्स से पानी निकल के आएगा। जाइलम वेसल्स में क्या था, हाई कंसंट्रेशन था, तो हाई कंसंट्रेशन से अब कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या है पानी की लो कंसंट्रेशन। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पे लोडिंग हुई है। ठीक है, जैसे ही ये पानी जाइलम वेसल से ऑस्मोसिस के थ्रू निकल के यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सुक्रोज है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और कहाँ जाएगा, सिंक पार्ट्स में, यानी कि जहाँ पर फूड की जरूरत है। तो ये जाइलम वेसल्स की ऑस्मोसिस की वजह से ही हुआ, पानी आया जिसकी वजह से वो सुक्रोज आगे की तरफ गया और यहाँ पर हाई प्रेशर मेंटेन हो गया। तो अब ये जो हाई प्रेशर मेंटेन हुआ कहाँ पर, सोर्स यानी कि सीड ट्यूब्स, लीव्स के अंदर, अब ये हाई प्रेशर कहाँ जाएगा, उन लो प्रेशर एरियाज में जाएगा जहां पर क्या जरूरत है, सुक्रोज की जरूरत है। तो हाई प्रेशर से अब कहाँ जा रहा है खाना, लो प्रेशर एरियाज की तरफ, जो क्या कहलाएंगे, सिंक कहलाएंगे। इट मींस यहाँ पर भी वही थ्योरी काम आई जो मैकेनिज्म हमने जाइलम में पढ़ा था कि हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो सिंक वाले पार्ट्स क्या कहलाएंगे, लोअर प्रेशर एरियाज कहलाएंगे। और यहाँ पर हाई प्रेशर किसकी वजह से बना, जाइलम वेसल्स की वजह से। अगर जाइलम वेसल्स का पानी यहाँ पर ना आता तो ये जो लोडिंग वाला सुक्रोज है ये आगे ना जा पाता और हाई प्रेशर मेंटेन ना हो पाता और फिर आगे सिंक में भी ये फूड ना जा पाता। सिंक मींस बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, जहां जहां पे फूड की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हो गया, ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पर एटीपी यूज होगी, लोडिंग होगी। ठीक है, अब इस तरीके से हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर एरियाज तक जाते हैं, दैट इज सोर्स टू सिंक। तो क्लियर है इतना बेटा, ये आपका सारा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो पूरा हो चुका है। ह्यूमंस वाला भी हमने कर लिया, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर पिछले वीडियोस में से भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स हैं तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप नीचे वो क्वेरी लिख सकते हैं, आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। इतना ही, थैंक यू सो मच बेटा, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप।